हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं हमारा लेक्चर 21, जिसमें हम सीखेंगे प्री प्रोसेसर कमांड #include को इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है, जैसे कि कंपाइलर एक प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलर के पहले चलता है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम किसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बनाते हैं तो वो एक फाइल होती है और ये फाइल एक .c फाइल होती है, ठीक है ना। जब हम इसको कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, राइट, कंपाइलर, ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर जब हम चलाते हैं तो एक्चुअल में कंपाइलर नहीं चलता। इससे पहले एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, हमारे सी प्रोग्राम को रीड करता है। अच्छा, आप सोचेंगे कि हम तो इस प्रोग्राम को कभी स्टार्ट नहीं करते, ये कब चलता है? तो जब आप कंपाइल पे क्लिक करते हैं, कंपाइलर को चलाने के लिए हमको लगता है कि कंपाइलर चल रहा है, कंपाइलर तो चलेगा, लेकिन उसके जस्ट पहले प्री प्रोसेसर प्रोग्राम चल जाता है। और वो क्या करता है, ये जो .c फाइल है इसमें कुछ लाइंस ऐसी लिखी होती हैं जिनके स्टार्टिंग में हैश सिंबल होता है। अब प्री प्रोसेसर प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लाइंस को देखता है जिसमें स्टार्टिंग में हैश लगा होता है, और उसके अलावा बाकी सारी लाइंस को वो अनटच रखता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं करता। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक टेम्परेरी फाइल बना देता है, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपने जो कोड लिखा है वही कोड है, लेकिन हैश वाले सिंबल वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इनको रिजॉल्व करके इनकी जगह कुछ और आ चुका है। यानी हमारा बाकी का कोड एज इट इज, पर हैश वाले प्रोसेस होकर कुछ और यहाँ पर आ चुका है। अब कंपाइलर जो है वो इस फाइल को पढ़ता है, ना कि हमारी .c फाइल को, और फिर कंपाइलर बना देता है .obj फाइल। और इसके आगे की बात तो आपको मालूम है कि .obj फाइल एक बार बन गई, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है लिंकर सॉफ्टवेयर की। लिंकर सॉफ्टवेयर हमारे इस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ जोड़ता है। लाइब्रेरी फाइल जिसमें सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस की कोडिंग मौजूद होती है, जैसे कि printf, scanf, और बना देता है एक नई फाइल जो होती है exe फाइल। यही हमारा सॉफ्टवेयर है। तो आपने देखा कि जब हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर चलता है। तो प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कि कंपाइलेशन के पहले चलता है। प्री प्रोसेसर सिर्फ उन्हीं लाइंस को नोटिस करता है जिनमें हैश से स्टार्टिंग हो रही है, यानी हमारे प्रोग्राम में वो लाइंस जिनका पहला सिंबल हैश है, उसके अलावा और कोई लाइंस को प्री प्रोसेसर हैंडल नहीं करेगा। हर हैश से स्टार्ट होने वाली लाइन, अच्छा, ये जो हैश सिंबल है ना, ये प्री प्रोसेसर के लिए एक डायरेक्टिव का काम करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक लाइन में एक से ज़्यादा हैश सिंबल लगाकर हम मल्टीपल डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ईच प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव मस्ट बी ऑन इट्स ओन लाइन। हैश सिंबल के तुरंत बाद जो शब्द लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। जैसे आज के हमारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं #include को। इंक्लूड बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग कमांड्स में से एक प्री प्रोसेसर कमांड है, जिसका मतलब होता है किसी एक्सटर्नल फाइल का कंटेंट हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कराना। आइए इस बात को भी समझते हैं। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है #include के बाद एंगुलर ब्रैकेट में फाइल नेम लिखना, या #include के बाद डबल कोट्स में फाइल नेम लिखना। इनमें दोनों में माइनर डिफरेंस है, पर आप एंगुलर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके में आप अंदर फाइल का नाम लिख रहे होते हैं या पूरी फाइल का पाथ यानी डायरेक्टरी लिख रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रोग्राम में ये हमारी .c फाइल है, ये हमारा प्रोग्राम।
अब इस प्रोग्राम में हमने एक लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड समथिंग, ठीक है। इसमें हमने लिखा है एक दूसरी फाइल का नाम, हैश इंक्लूड, और एंगुलर ब्रैकेट में हमने किसी दूसरी फाइल का नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल stdio.h। तो ये .h एक अलग फाइल है, stdio.h। हैश इंक्लूड कमांड को देखकर प्री प्रोसेसर क्या करता है, स्पेसिफाइड फाइल जो भी आपने, जैसे हैश इंक्लूड के बाद आपने लिखा stdio.h, तो स्पेसिफाइड फाइल हो गई stdio.h। तो प्री प्रोसेसर इस stdio.h फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है इस कोड को कॉपी कर देगा और कहाँ ले आएगा, हमारी इस फाइल में। अच्छा, बल्कि हम इसको ऐसे समझें कि प्री प्रोसेसर एक नई फाइल बना रहा है, ठीक है, और ये हैश इंक्लूड वाली लाइन की जगह पर ये फाइल का पूरा पूरा कोड यहाँ पर ला देता है। तो इस जगह पर वो सारी लाइंस आ जाती हैं जो stdio.h में है। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए मैंने एक और लिखा हैश इंक्लूड conio.h, तो वो एक और .h फाइल है, राइट। तो प्री प्रोसेसर इस .h फाइल में जो लाइंस लिखी हुई हैं इसको भी यहाँ ले आएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में लाइंस बढ़ गई। अच्छा, इसके बाद हमारा प्रोग्राम जैसा लिखा है बिना हैश वाले सिंबल्स वाली लाइंस, उनको भी एज इट इज़ लिख देगा, तो यहाँ पर वो लाइंस भी आ गई। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी बढ़ जाती हैं और इसके बाद कंपाइलर अपना काम करना स्टार्ट करता है। कंपाइलर ने अब जो लाइंस पढ़ी हैं वो इस फाइल की पढ़ी। अच्छा, हम जो ये फाइल इंक्लूड कराते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हेडर फाइल हो, .h फाइल हो, ये हमारी सोर्स फाइल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर पे बनाना चाह रहे हैं, तो दो लोग मिलके कोडिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाली फाइल बना रहा हूँ, ये .c फाइल, और मेरे एक फ्रेंड है जो अलग एक .c फाइल बना रहा है। अच्छा, वो इस .c फाइल में फंक्शंस वगैरह बहुत कुछ बना रहा है, ये कोडिंग उसने करी हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये दोनों फाइल्स मिलकर ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। आधा कोड यहाँ रखा है, आधा कोड यहाँ रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक हैश इंक्लूड और लिख देता हूँ और इस हैश इंक्लूड में मैं फाइल का जिक्र करूँगा, लेकिन मैं ये .c फाइल का जिक्र करूँगा। तो ये वाली फाइल को भी प्री प्रोसेसर जोड़ देगा, तो इसका पूरा कंटेंट भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो कंपाइलर को ये कंटेंट भी दिखेगा। तो मैं .c फाइल को भी जोड़ सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड, ठीक है, और हैश इंक्लूड के बाद मैं एंगुलर ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, डबल कोट्स भी लिख सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये जो .c फाइल है ज़रूरी नहीं है कि हमने वहीं रखी हो जहाँ पर सारी हेडर फाइल्स हैं। तो आपने डायरेक्टरीज का जो पाथ सेट करके रखा हुआ है अपने IDE में, वो उसी पाथ पे जाकर हेडर फाइल को ढूंढता है। तो आप केवल जब फाइल का नाम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में, तो वो एक खास फोल्डर में जाके ही फाइल्स को ढूंढेगा। लेकिन मेरी ये .c फाइल हो सकता है कहीं और रखी हो, तो फिर मुझे पूरा पाथ उसका स्पेसिफाई करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे एंगुलर ब्रैकेट ही डबल कोट्स ही लगाने पड़ेंगे। फिर मैं डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ C कोलन, है ना, और स्लैश देन फोल्डर का नाम लेट्स। तो इस तरीके से जब मैं अपने प्रोग्राम में लिख दूंगा तो ये वाली फाइल जुड़ जाएगी। ये मान लीजिए s.c है, ठीक है ना। तो s.c को मैंने अपने प्रोग्राम में जोड़ लिया। तो इस तरीके से मुझे पूरा पाथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक गलत तरीके से लिखा हुआ है, एक सही तरीके से पाथ लिखा हुआ है फाइल। तो एक पाथ जो सही है वो नीचे लिखा हुआ है डबल कोट्स में, और जो गलत पाथ है वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यानी सेम चीज़ लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको पूरा पाथ फाइल का स्पेसिफाई करना है तो आपको डेफिनेटली डबल कोट्स लगाने होंगे।
तो हम किसी दूसरी सोर्स फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल देकर आपको बताया। आप इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखिए और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर इस बात को पूछिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, दूसरे लोगों के भी काम आएगा, तो अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करना ना भूलें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.mysirji.com, जिसमें आप मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक भी ले सकते हैं। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, PHP जैसे सब्जेक्ट्स हैं। आपको वीडियोस एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज देखने में दिक्कत ना जाए, इसलिए मैंने इस वेबसाइट पे सभी वीडियोस के लिंक भी एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं ताकि आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाए। तो यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।